हेलो स्टूडेंट्स, आज रेस्पिरेशन वाले टॉपिक की थर्ड क्लास है। पहली क्लास में हमने रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने ब्रीथिंग और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज की जो क्लास है उसमें रेस्पिरेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ब्रीथिंग वाले क्वेश्चन भी होंगे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी शामिल हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है एक तरह से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ताकि आपको टेक्निक पता चल जाए कि एग्जाम में आंसर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की पूरी क्लास का फोकस जो है वो बोर्ड पर होगा और आप जो है हर एक क्वेश्चन उसके लिखने का ढंग वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आज की पूरी क्लास क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस्ड है। मैंने पहले से यहाँ पर 14 क्वेश्चन लिख दिए हैं और आज पूरी कोशिश होगी कि सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए जाएं। क्लियर सभी को? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस में हमेशा आप ध्यान रखोगे कि पहला डिफरेंस हमेशा डेफिनेशन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसी तरह की टेबल बनाई है कि एक साइड ब्रीथिंग लिखेंगे, एक तरफ हम रेस्पिरेशन लिखेंगे। पहला डिफरेंस डेफिनेशन होगी। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीज ऑफ CO2 रिच एयर। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहेंगे। और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। नेचर क्या है? ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल इसलिए है क्योंकि ब्रीदिंग में हमने एयर ही अंदर ली और बाद में एयर ही बाहर निकाल दी, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? इट इज ए केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, हमें पता है रेस्पिरेशन में हमने ग्लूकोज लिया, C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हुआ, CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो गया। एक तरह से दो नए प्रोडक्ट बने हैं ये। दैट्स व्हाई इट इज ए केमिकल प्रोसेस। क्लियर? थर्ड डिफरेंस, एनर्जी। ब्रीदिंग में एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी यूज होगी, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, नेक्स्ट, एंजाइम्स। ब्रीदिंग में नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, कोई एंजाइम्स नहीं चाहिए, जबकि रेस्पिरेशन में कई तरह के एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फास्ट करवाते हैं। फिफ्थ डिफरेंस, रिजेम्बलेंस। ब्रीथिंग जो है उसके डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लंग्स से ब्रीथिंग करते हैं, कुछ में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, कुछ में सांस लेने के लिए सिर्फ विंड पाइप या ट्रैकिया होती है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जबकि ब्रीथिंग जो है वो सभी में सेम होती है, चाहे वो अमीबा हो या कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी में ब्रीदिंग जो है एक तरह से रेस्पिरेशन जो है उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम होगी। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। हमसे पूछा हुआ है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एक तरफ हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस, एक तरफ लिखेंगे रेस्पिरेशन। सबसे पहला डिफरेंस, डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन। उसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो पहला डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी इज यूज्ड, क्योंकि हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं, एनर्जी इसमें यूज होती है। एक तरह से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर सभी को? ये सेकंड डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड डिफरेंस, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है? फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में।
जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। केमिकल एनर्जी डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स में चेंज हो रही है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म भाग रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, इस तरह से। नेक्स्ट, किस टाइम होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे टाइम में होती है, क्योंकि इसके लिए सनलाइट चाहिए। ये दिन रात हर समय होती है। इट अकर्स थ्रू आउट द डे और नाइट, ऑल टाइम। नेक्स्ट डिफरेंस, रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? इसके लिए प्लांट को चाहिए CO2, वाटर, इसके अलावा क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जबकि रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए एंड ऑक्सीजन, दो चीजें चाहिए। एंड प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? जो फोटोसिंथेसिस है उसमें लास्ट में बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनती है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो है CO2 एंड H2O। इस तरह से टोटल ये 6 डिफरेंस हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये सारे के सारे डिफरेंसेस अब आपके माइंड में फीड होने चाहिए। तरीका मैंने बता ही दिया। आप इस तरह से सिर्फ ये पॉइंट याद रखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन, दूसरे टाइप में एनर्जी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है, थर्ड वाले में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, टाइमिंग डे टाइम या नाइट, कब या ऑल द टाइम, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, ये सारी बातें इसमें आएंगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिडुअल एयर। रेजिडुअल एयर क्या होती है? हम जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, उस एयर को हम रेजिडुअल एयर कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम थोड़ी देर के लिए अपना सांस रोक सकते हैं, ठीक है। हमने सांस छोड़ा, अगर हम अपने नाक को बंद रखें, मुंह को बंद रखें, फिर भी कुछ टाइम के लिए हमारे लंग्स में एक तरह से थोड़ी सी अमाउंट का स्टॉक होता है ऑक्सीजन का या एयर का, उस एयर को हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल एयर। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसमें? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद, सांस छोड़ने के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में रह जाएगी उस एयर को हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल एयर कहेंगे, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या सिग्निफिकेंस है? इसमें हम लिखेंगे इट प्रोवाइड इजी टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगी। इससे गैसेज का एक्सचेंज बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से और इजी ढंग से हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल लिया हमने पानी के टैंकर का। एक कॉलोनी है जहां पर पानी जो है नहीं आता, पानी का टैंकर आया, ठीक है भी, और जैसे ही पानी का टैंकर आया 50 लोग उसके ऊपर टूट पड़े सभी पानी भरने के लिए, ठीक है। एक तरह से उनमें लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। अगर जो 50 घर हैं उनके पास टंकियां होती, ठीक है, तो पानी का टैंकर आता और हर एक टंकी में क्या डाल देता? पानी डाल देता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सेम यही प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। जैसे ही हमने जो है ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ली, हमारी सारी सेल्स जो है उनके पास हड़कंप मच जाएगा कि ऑक्सीजन रिच एयर आ गई, ले लो इसको, सभी उसके ऊपर टूट पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा लंग्स जो है कुछ ना कुछ एयर को हमेशा अपने पास रखता है ताकि सेल्स उसमें से लगातार ऑक्सीजन को लेती रहें, CO2 छोड़ती रहें। ये नहीं है कि जो एयर हमने ली है वही डायरेक्ट सेल तक जाएगी, पहले वो थोड़े टाइम के लिए लंग्स के पास स्टोर होके रहती है। लंग्स हमेशा कुछ एयर को अपने पास स्टोर करके रखते हैं, कुछ कैपेसिटी होती है उनकी 30 सेकंड 1 मिनट तक। इससे गैसेस का एक्सचेंज इजी हो जाता है। तो ये फायदा है रेजिडुअल एयर का। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड टू इंक्रीज द एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमें पता है लंग्स की फंक्शनल यूनिट को हम एल्वियोली कहते हैं। जिस तरह हमारी सारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसी तरह से लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम एल्वियोली कहेंगे, और उनका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही एयर अंदर जाती है वो स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। तो लंग्स जो है दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली विच गेट स्वेल अप
ड्यूरिंग इनहेलेशन। ठीक है, इसी से उनका जो एरिया है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे लंग्स का एरिया है 80 मीटर स्क्वायर, मतलब अगर हम अपने सारे एल्वियोली को निकालकर बाहर फैला दें तो वो जो है 80 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑक्युपाई कर लेंगे। इतना ज्यादा एरिया होता है हमारे लंग्स का। ठीक है, तो लंग्स जो है उनका एरिया ज्यादा क्यों होता है? फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लंग्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया हुआ है कि मैक्सिमम एयर को वो क्या कर सके? एक्सचेंज कर सके। ठीक है, एल्वियोली की वजह से होता है। अब हम बोर्ड के ऊपर देखेंगे कि एल्वियोली किस तरह से स्वेल अप होती हैं और किस तरह से उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोली है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे ही एयर अंदर आएगी एल्वियोली विल गेट स्वेल अप। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, एयर के आते ही ये क्या हो जाएंगे? स्वेल अप, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इनकी ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से हम ये मिटा सकते हैं। तो आप साफ देख रहे हो इनहेलेशन के बाद एल्वियोली का साइज बढ़ जाता है। तो लंग्स जो है हाउ दे आर डिजाइंड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आंसर में हम लिखेंगे लंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, सॉरी मिलियंस ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली होती है इनमें बहुत सारी। ठीक है, और एल्वियोली विल गेट स्वेल अप। एल्वियोली स्वेल अप हो जाएंगी ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड दे इंक्रीज द एरिया ऑफ लंग्स। लंग्स के एरिया को ये इंक्रीज करेंगी। क्लियर सभी को? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ब्रीदिंग के लिए। एक बात ध्यान रखना, सभी मैमल्स में और बर्ड्स में सांस लेने के लिए क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। रेप्टाइल्स में भी लंग्स होते हैं। तो जो भी मैमल हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल है, एक तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल जो भी हैं, उनमें सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। फिशेज में सांस लेने के लिए गिल्स हैं, वो गिल्स की मदद से सांस लेती है। ठीक है, और जो एम्फीबियन हैं उनमें सांस लेने के लिए गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होती है। जैसे फ्रॉग जैसे ऑर्गेनिजम्स, अगर वो पानी में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि उनकी अर्ली स्टेज, जिसको हम टैडपोल स्टेज कहते हैं, वो वाटर में होती है, तो तब उनमें सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। जब जमीन पे आते हैं तो द गिल्स आर कन्वर्टेड इनटू लंग्स। गिल्स ही कन्वर्ट होकर लिंग्स जो है क्या बन जाते हैं? लंग्स बन जाते हैं। और जो है वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं। तो उनमें तीन ब्रीदिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो भी इंसेक्ट होते हैं उनमें सांस लेने के लिए ट्रैकिया या विंड पाइप होते हैं। इंसेक्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से सांस लेते हैं, उनमें कोई ब्लड भी नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट एयर अंदर जाएगी। ठीक है, और उस एयर में से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सारी सेल्स तक पहुंच जाएगी। मतलब जो काम हमारी बॉडी में ब्लड करता है ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाने का काम, वैसे इंसेक्ट में कोई ब्लड नहीं होता। डायरेक्ट एयर हर एक सेल तक जाएगी एंड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस इट विल डिफ्यूज इनटू द सेल्स। बदले में सेल्स अपनी CO2 जो है वो विंड पाइप में डाल देंगी। तो इस तरह से इंसेक्ट्स के अंदर ब्रीथिंग के लिए सिर्फ ट्रैकिया या विंड पाइप होता है, उनको ब्लड वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन किस किस ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से होते हैं। यही लिखा था मैंने इसमें कि मैमल्स में क्या होते हैं, आंसर में हम लिख देंगे लंग्स ब्रीथिंग के लिए, बर्ड्स में भी लंग्स, रेप्टाइल्स में लंग्स, एम्फीबियन में तीनों ऑर्गन्स कौन कौन से, गिल्स, इसके अलावा स्किन एंड लंग्स। ठीक है, और जो पाइसिस हैं, जो फिशेज हैं, उनमें सांस लेने के लिए सिर्फ गिल्स होते हैं। और इंसेक्ट्स चाहे कोई भी हो, स्पाइडर है या इस तरह से मतलब कोई हाउस फ्लाई वगैरह है, उनमें सांस लेने के लिए सिर्फ क्या होती है, ट्रैकिया या विंड पाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें एक तरह से हमसे पूछा व्हाट आर सिमिलरिटी बिटवीन लंग्स एंड गिल्स। लंग्स और गिल्स में क्या सिमिलरिटी है? आपको होगी कोई सिमिलरिटी नहीं। लंग्स तो पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, गिल्स पाए जाते हैं एक्वेटिक एनिमल में। क्या दोनों के अंदर कोई सिमिलरिटी है? यस, इनके अंदर दो जो है काफी बड़ी सिमिलरिटी है। पहली बात तो ये दोनों के दोनों ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं। ठीक है,
और मेन क्या सिमिलरिटी है, दोनों का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। बोथ हैव लार्ज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब अपनी ही बॉडी में देख सकते हो, हमारी बॉडी में लगभग 1/3 पार्ट जो है वो लंग्स ने कवर कर रखा है, तो दोनों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। गिल्स का भी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, दोनों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सेकंड डिफरेंस, बोथ आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। दोनों के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स बिल्कुल जो पिंक कलर के होते हैं, लंग्स ब्लडी ब्लड होता है उनके अंदर। इसी तरह से गिल्स भी जो है दे आर आल्सो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ये दो मेन सिमिलरिटी हैं बिटवीन लंग्स एंड गिल्स। तो लंग्स और गिल्स दोनों में मेन सिमिलरिटी, बोथ आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। और सेकंड डिफरेंस है, बोथ हैव लार्ज सरफेस एरिया। दोनों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये दो सिमिलरिटी हैं बिटवीन लंग्स एंड गिल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है इट इज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन जो है वो उसमें एक तरह से होता है और हमारी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में खास बात होती है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम हीमोग्लोबिन करेगा, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारी आरबीसी में पाया जाता है। यही हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और इसका कलर जो है वो कैसा होता है, रेड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होने से ऑक्सीजन सेल्स तक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगी। अगर सेल्स तक ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जाएगी तो पर्सन की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक तरह से उसके अंदर कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पर्सन विल फील लेजीनेस, वीकनेस, आलसी हो जाएगा, नींद आएगी, पड़ा रहेगा। ये सारे के सारे इफेक्ट्स होते हैं और इस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं, जिसमें पर्सन के ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन लगभग जो है एक तरह से 14 या 15 मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर उससे कम है तो उस पर्सन में हम कहते हैं खून की कमी है। खून की कमी से हमारा मतलब यहाँ पर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड और सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड। एक जनरल सा क्वेश्चन है भाई कि लंग्स ऐसा क्या करते हैं कि वो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देते हैं। लंग्स में ऐसी क्या खासियत होती है। लंग्स में हमें पता है दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जैसे ही एयर जो है वो लंग्स के अंदर आई, उस एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस से वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर। बदले में जो ब्लड है जिसमें CO2 ज्यादा थी वो डिफ्यूज होकर CO2 जो है वो ब्लड से किस में आ जाएगी, एल्वियोली के अंदर आ जाएगी। इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड CO2 विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम ब्लड टू द एल्वियोली, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। इसी को हम यहाँ पर अब डायग्राम से स्टडी करेंगे। ये एक एल्वियोली का डायग्राम है और ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है ये ब्लड वेसल है और जैसे ही हमने सांस लिया वैसे ही ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो कहां पर आई, हमारी एल्वियोली में। ये एल्वियोली है हमारी, ठीक है। और जैसे ही हमने सांस लिया अब इसके अंदर क्या भर गई, एयर भर गई। इस एयर के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। ये यहाँ से इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई हैं, बड़ी फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं,
ठीक है। इनकी वॉल्स इतनी थिन होती हैं कि इनमें गैसेस जा सकती हैं और गैसेस बाहर भी निकल सकती है। अब ध्यान से देखना, जो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे ही ब्लड कैपिलरी इस एल्वियोली के चारों तरफ आ रही है, जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, ठीक है, CO2 की परसेंटेज ज्यादा है। अब ध्यान से देखेंगे, जो इस एल्वियोली के अंदर एयर भरी हुई है उसमें 21% ऑक्सीजन है। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चली जाएगी ब्लड के अंदर। जो अब ब्लड यहाँ से बाहर आ रहा है ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में, अब उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है, 21% ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से डिफ्यूज होकर कहाँ चली गई, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर। बदले में ब्लड कैपिलरी जिसके पास जो CO2 ज्यादा थी, उसने CO2 को डिफ्यूज करके किसमें डाल दिया, एल्वियोली के अंदर। तो इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस से एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज, उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2 will diffuse into the blood capillary, CO2 will diffuse out from blood capillary and oxygen will diffuse into the blood capillary। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था ये, कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड, एक तरह से वेसल्स एंड एल्वियोली। आंसर में हम लिखेंगे इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, oxygen will diffuse into the blood capillary and CO2 will diffuse out from blood capillary to the alveoli। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। प्लांट में गैसेस की एक्सचेंज करने के लिए टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। और स्टोमेटा जो है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करने वाली स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, जिन सेल्स को हम गार्ड सेल्स कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर द सेल्स विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होते हैं वो आपको स्टडी करना है। ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर। अगर प्लांट के पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर उसके पास है, तो गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और फूलने से उनका स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन इजीली टेक प्लेस। इस तरह से हमारी गार्ड सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर जो होती हैं, जैसे उनके पास लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा, दे विल गेट स्वेल अप हो जाएंगी। स्टोमेटल पोर क्या हो गया, ओपन हो गया, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अगर प्लांट के पास वाटर लेस अमाउंट में है, देन द गार्ड सेल विल गेट श्रिंक हो जाएंगी, और आप साफ देख रहे हो कि स्टोमेटल पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया, बंद हो गया। नाउ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक बात और ध्यान रखना, मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट की गार्ड सेल्स में फर्क होता है। जो डाइकोट प्लांट है उसकी गार्ड सेल्स किडनी शेप या बीन शेप होती हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट की जो गार्ड सेल्स होती हैं दे आर डंबल शेप। आपसे एक नंबर में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दोनों की गार्ड सेल्स में क्या डिफरेंस है। इन मोनोकोट द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप एंड इन डाइकोट प्लांट इट इज ऑफ किडनी शेप या बीन शेप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें सारे वो काम होते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये भी ब्रीथिंग करता है, लेकिन इसमें ब्रीथिंग के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही इसमें ब्रीथिंग हो जाएगी। अमीबा जो है उसकी बॉडी में जो है एक तरह से ऑक्सीजन कम है, बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अमीबा की बॉडी में आ जाएगी। इसी तरह से अगर अमीबा के पास CO2 ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में या आउटर सराउंडिंग में जो CO2 कम है, तो CO2 डिफ्यूज आउट हो जाएगी अमीबा की बॉडी से आउटसाइड द एनवायरनमेंट।
तो अमीबा में द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द सेल एंड CO2 विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द अमीबा और सेल. तो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से इसमें क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं. इसी को हम डायग्राम से यहाँ पे स्टडी करेंगे. ये एक अमीबा है, ठीक है, मान लो वाटर के अंदर है, ठीक है. अमीबा के पास ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, बाहर वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है. ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा. इसी तरह से CO2 विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम अमीबा टू द आउटर एनवायरनमेंट. तो अमीबा में द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्लियर सभी को? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10th. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th. Why diffusion is insufficient to meet all the energy requirement in animals? जो अमीबा है या जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं होता. उनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और स्पेशल पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड जो है पूरी सेल्स तक जाता है और जो है हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, CO2 वहां से लेकर आता है. अमीबा में किसी तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए. तो जो हमारी बॉडी है उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से एक तरह से गैसेस का एक्सचेंज क्यों नहीं होता? हम भी एयर लें और वो हमारे हर सेल तक पहुंच जाए, ऐसा क्यों नहीं होता हमारी बॉडी में? उसके पीछे दो रीजन है. पहली बात, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर एक सेल आउटर एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है. अब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, उनकी सेल्स तो हमेशा अंदर की साइड होती है. ये थोड़ी कि स्टमक जो इस तरह से बाहर की साइड आएगा फ्रेश एयर को लेने के लिए कि मुझे भी फ्रेश एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है. इसीलिए गैसेस का एक्सचेंज के लिए उनमें स्पेशल सिस्टम बना हुआ है. ब्लड हर एक सेल तक जाएगा और उसको ऑक्सीजन को पहुंचाएगा. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल. All the cells are not in contact with outer environment, so they need special system for exchange of gases. यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th. इसके बाद 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट रेस्पिरेशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग, इसमें हमने एक ही सेंस में लिया है कि प्लांट जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और एनिमल जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं इस तरह से. प्लांट में तो हम इनको इस तरह से पॉइंट्स के फॉर्म में याद करेंगे. प्लांट में रेस्पिरेशन की रेट स्लो है, एनिमल में रेस्पिरेशन की रेट फास्ट है. प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, नो स्पेशल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. जबकि एनिमल्स में मोस्टली स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स में ज्यादातर रेस्पिरेशन एनाएरोबिक होती है, जबकि एनिमल्स में मोस्टली रिएक्शंस आर एरोबिक. एनाएरोबिक की वजह से ज्यादातर प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है वो अल्कोहल होता है. वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन कौन से टाइप की है? एनाएरोबिक. नेक्स्ट है ऑब्टेन गैसेस. प्लांट जो है हमें पता है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए उन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. लेकिन वो बाहर से ऑक्सीजन को यूज जो है ऑब्टेन नहीं करेंगे एक तरह से. उसके पास जो ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, जो इंटरनली प्रेजेंट है, उसी को यूज करेंगे. जबकि इसमें ऑक्सीजन इज इनटेक फ्रॉम आउटसाइड. इसी तरह से एक्सेल, ये सारी की सारी CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे, ये यूज कर लेंगे CO2 प्रोड्यूस्ड. जबकि एनिमल्स के केस में क्या होगा? दे एक्सपेल आउट ऑल द CO2. तो इस तरह से ये 5 डिफरेंस हो गए बिटवीन प्लांट रेस्पिरेशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन. पहला डिफरेंस रेट का हो गया, प्लांट रेस्पिरेशन स्लो है, एनिमल रेस्पिरेशन फास्ट है. प्लांट में कोई ब्रीथिंग ऑर्गन इस तरह के स्पेशल नहीं होते, एनिमल्स में होते हैं. प्लांट में ज्यादातर रेस्पिरेशन एनाएरोबिक होती है और उनमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल होता है. एनिमल्स में
ज़्यादातर रेस्पिरेशन एरोबिक होती है एंड एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। इसमें ज़्यादातर में गैसेस का एक्सचेंज जो है वो एक तरह से इंटरनली होता है, जबकि इसमें ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। इसी तरह से CO2 जो है जो इसमें प्रोड्यूस हुई है वो प्लांट उसको दोबारा से यूज कर लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल सारी की सारी CO2 को एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो ये 5 डिफरेंस है बिटवीन प्लांट रेस्पिरेशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनहेल्ड एयर। जो एयर हम अपने नाक से अंदर ले रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो उसमें फर्स्ट फीचर है कि जो एयर हमने अंदर ली है इट इज डस्ट फ्री। वो एयर कैसी होती है? डस्ट फ्री, क्योंकि हमें पता है हमारे नोज के अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो एयर जो है इनहेल्ड एयर कैसी होगी? डस्ट फ्री। इट इज आल्सो जर्म फ्री। जर्म फ्री भी होती है क्योंकि सारे डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स को म्यूकस ने ट्रैप कर लिया। और वो एयर वार्म होती है और मॉइस्ट होती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं इनहेल्ड एयर की। इनहेल्ड एयर कैसी होगी? डस्ट फ्री होगी, जर्म फ्री होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस प्रेजेंट इन नोज। वो एयर हमेशा वार्म होगी। अगर कोल्ड एयर हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड हो जाएगा। वो इसी वजह से होता है, कोल्ड एयर की वजह से। और फोर्थ जो एयर है वो हमेशा मॉइस्ट होती है। अगर ड्राई एयर हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगी तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा सर्दियों में लंग्स में इन्फेक्शन, कफ या बलगम जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। उसके पीछे रीजन यही है कि उस समय जो एयर होती है वो कैसी होती है? कोल्ड होती है और ड्राई होती है। इसी दोनों टाइप की एयर की वजह से ही हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो इनहेल्ड एयर है वो वार्म होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, जर्म फ्री एंड डस्ट फ्री होनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 अकर। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशली रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ए रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में खास बात है इट हैज हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन। इसके साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और सेल्स तक पहुंच जाते हैं। CO2 बेचारी इस मामले में शरीफ गैस है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं चाहिए। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर प्रेजेंट इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर लगभग 90% वाटर होता है और ये जो CO2 गैस है उसी वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, और डिफ्यूजन प्रोसेस से और सेल से डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें स्पेशली पिगमेंट चाहिए हीमोग्लोबिन एंड CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर प्रेजेंट इन ब्लड बिकॉज CO2 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो इस तरह से इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी मेन क्वेश्चंस किए 2 टॉपिक के ऊपर, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के ऊपर। हालांकि मेरा गला खराब था, इतनी साफ आवाज नहीं आई होगी आज, लेकिन मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी और सभी चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।